हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के इतिहास के पार्ट 2 लेकर के आए। हम तो बोले थे इतिहास में कि एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक वीडियो में नहीं हो पाया, तो हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कार्ल मार्क्स के जीवन एवं सिद्धांत का वर्णन करें। तो हम ये बतलाएंगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी में राइन प्रांत में टिरियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे, जिन्होंने आगे चल कर के अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और ईसाई धर्म को अपनाया। कहता है कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक की रचना की, मतलब एक रचना किया जिनका नाम दिए दास कैपिटल। ठीक है, जिसमें समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। दास कैपिटल को क्या कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, दास कैपिटल नामक रचना किनकी है? तो बतलाइए कार्ल मार्क्स का। आगे लिखा हुआ है कार्ल मार्क्स के सिद्धांत क्या क्या थे? तो बतलाएंगे राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। कार्ल मार्क्स का क्या सिद्धांत था? राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। इतिहास की भौतिकवाद व्यवस्था। उसके बाद बतलाएंगे मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। उसके बाद बतलाएंगे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। उसके बाद बतलाएंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। ठीक है, अब आगे सुनिए। 42 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति का वर्णन करें। तो हम बतलाएंगे हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मुख्य रूप से वियतनाम, लाओस और कंबोडिया शामिल है। हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति का वर्णन करने के लिए कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि दक्षिण चीन, मतलब हम क्या बतलाएंगे, हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया का एक छोटा क्षेत्र, मतलब एशिया का एक क्षेत्र है जिसमें मुख्य रूप से वियतनाम, लाओस और कंबोडिया शामिल है। और कहता है फ्रांस ने 19वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर नियंत्रित स्थापित किया और इसे एक औपनिवेशिक राज्य के रूप में विकसित किया। इसको क्या किया? एक औपनिवेशिक राज्य के रूप में विकसित किया। ठीक है, अब आगे सुनिए। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन पर प्रकाश डालें। तो हम बतलाएंगे कि औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित मतलब औद्योगिकीकरण के परिणाम निम्नलिखित है। हम क्या बतलाएंगे, कहेंगे कि इसके अनुसार नगरों का विकास हुआ। उसके बाद बतलाएंगे कुटीर उद्योग का पतन हो गया। उसके बाद समाज में वर्ग विभाजन हुआ, साम्राज्यवाद का विकास हुआ। औद्योगिकीकरण मतलब क्या? अगर उद्योग धंधा लगते कहीं भी तो उससे क्या परिणाम हुआ था? हम बतलाएंगे नगरों का विकास हुआ। वो उद्योग धंधा से क्या होता है? औद्योगिकीकरण मतलब क्या? कहीं भी अगर उद्योग करते हैं तो उससे क्या होगा? उद्योग करते हैं तो नगर का क्या होगा? विकास होगा। कुटीर उद्योग मतलब छोटा छोटा जो उद्योग था वो नष्ट हो गए, मतलब समाप्त हो गए, पतन हो गया। ठीक है, कहेंगे समाज में वर्ग का विभाजन हो गया। अब इससे क्या हो गया? समाज में वर्ग का विभाजन हो गया, साम्राज्यवाद का विकास हुआ, फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। मतलब फैक्ट्री में मजदूर के लिए काम करने के लिए मतलब फैक्ट्री में मजदूर वर्ग का क्या हो गया? जन्म हुआ। और सलम पद्धति की शुरुआत हुआ। सलम पद्धति पिछले वीडियो में इतिहास के पार्ट 1 में हम पढ़ा चुके कि सलम पद्धति क्या होता है। सलम पद्धति वैसे पद्धति को कहते हैं जहाँ पर छोटा सा जगह रहता है, जहाँ पर कचरा मतलब साफ सुथरा नहीं रहता है, जगह कम रहता है, जहाँ पर सिर्फ मजदूर ही लोग रहते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? सलम पद्धति। अब चलिए आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, नई आर्थिक नीति क्या है? बतलाएंगे। लेनिन ने 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। कहता है कुछ बात निम्नलिखित है, मतलब नई आर्थिक नीति के जो कुछ बातें से निम्नलिखित है। क्या क्या? तो हम बतलाएंगे किसान से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगा देना। मतलब लेनिन था जो किसान से क्या करता था? अनाज लेता था, अनाज के बदले कुछ निश्चित कर लगा दिया। कर मतलब टैक्स लगा दिया। कहता है यद्यपि यह सिद्धांत कायम रख दिया गया, मतलब कहेंगे यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जर्मनी राज्य की है,
फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की होगी। कहता है यद्यपि यह सिद्धांत कायम रहा कि जमीन राज्य की है, मतलब जमीन किसका है, राज्य की है, ठीक है, लेकिन व्यवहार में जमीन किसानों की होगी। मतलब जमीन है राज्य की, लेकिन व्यवहार में जमीन किसका हो गया, किसान की। अगला कहता है 20 व्यक्तियों से कम वाले व्यापार, कहता है 20 व्यक्तियों से कम वाले व्यापार को स्वयं चलाने का अधिकार दिया गया। उसके बाद कहेंगे उद्योग का विकेंद्रण किया गया, विभिन्न स्तरों पर बैंक की व्यवस्था की गई, ठीक है। अब सुनिए आगे लिखा हुआ है, बतलाइए विदेशी पूंजी को भी सीमित तौर पर आमंत्रित किया गया। अगला क्वेश्चन 45 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, श्रमिक वर्ग का आगमन शहर में किन परिस्थितियों में हुआ, तो हम बतलाएंगे शहर में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण कृषक वर्ग जो भूमिहीन वर्ग थे वो शहर में बेहतर रोजगार के अवसर को देखते हुए भारी संख्या में शहरों की ओर गए। हम क्या बतलाएंगे, श्रमिक वर्ग का आगमन शहर में क्यों हुआ, किस परिस्थिति में, मतलब जो काम करने वाले लोग थे उस शहर में क्यों चले गए। तो हम बतलाएंगे कि शहर में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण कृषक वर्ग, मतलब शहर में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना, मतलब फैक्ट्री की संख्या थी, मतलब फैक्ट्री थी जिसके कारण जो भूमिहीन वर्ग के लोग थे, मतलब जिसके पास भूमि कम था वो क्या करने लगे, वो लोग चले गए और वो शहर में बेहतर रोजगार के अवसर को देखते हुए, मतलब वो लोग क्या किए, शहर में बेहतर रोजगार के अवसर को देखते हुए भारी संख्या में शहर की ओर लोग जाने लगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है गैरिबाल्डी के कार्य की चर्चा करें। तो हम ये बतलाएंगे कि ज्यूस क्या लिखा हुआ है, ज्यूस गैरिबाल्डी, इतना ध्यान में रखिएगा। गैरिबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में नीस नामक नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, नीस नगर नामक में। उसके बाद 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण किया, मतलब जन्म हुआ था उसका 1807 ईस्वी में, लेकिन वो क्या किया, 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर क्या किया, आक्रमण करने की योजना बनाई। आक्रमण करने की क्या बनाई, योजना। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली प्रांत के सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसर हुआ और इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। अब आगे सुनिए, कहता है हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो बतलाएंगे फ्रांस द्वारा हिंद चीन में उपनिवेश का स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला बतलाएंगे व्यापारिक सुरक्षा, उसके बाद आर्थिक सुरक्षा, तीसरा बतलाएंगे सभ्य बनने की नीति। अब आगे क्वेश्चन कहता है पूना समझौता किसके बीच और क्यों हुआ। तो हम बतलाएंगे पूना समझौता 1932 ईस्वी में अंबेडकर एवं गांधी के बीच हुआ था। समझौता के तहत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। इसमें देख लीजिए पूना समझौता में क्या किया गया, किस किस के बीच हुआ था। बतलाएंगे पूना समझौता 1932 ईस्वी में अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ, ठीक है। कहता है इस समझौता के तहत दलितों, मतलब जो निचले हिस्से में आते, नीचे जाति में आते, उन लोगों के लिए किया गया कि जिसमें क्या किया जाता था, प्रांतीय विधानमंडलों में, मतलब विधानमंडलों में दलितों की संख्या 21 था। 21 जो रिजर्व था, मतलब फिक्स था, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 148 कर दी गई, ठीक है। अब आगे कहता है फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ, ठीक है।
आगे कहता है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो बतलाएंगे नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनापति और शासक था। वह फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस का सम्राट बना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो बतलाइएगा नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनापति और शासक था। वह फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस का सम्राट बना था। अगला क्वेश्चन कहता है सिविल कोड ऑफ 1804 क्या है। सिविल कोड ऑफ 1804 क्या है, तो हम बतलाएंगे सिविल कोड ऑफ 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा बनाया गया कानून संकलन था। इसको कानून के सामने समानता और संपत्ति के अधिकार की मान्यता दी। सिविल कोड ऑफ 1804 क्या है, तो बतलाएंगे सिविल कोड ऑफ 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा बनाया गया कानून संकलन था। इसको कानून के सामने समानता और संपत्ति के अधिकार का मान्यता दी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कहता है 52 नंबर, देखिए लिखा हुआ है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, तो हम बतलाएंगे रक्त एवं लौह की नीति अपनाकर कूटनीति और युद्ध के माध्यम से जर्मनी के छोटे छोटे राज्य को एकजुट किया। क्या बतलाएंगे कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, तो हम बतलाएंगे कि रक्त एवं लौह की नीति अपनाकर कूटनीति और युद्ध के माध्यम से जर्मनी के छोटे छोटे राज्य को एकजुट किया। उसके नेतृत्व में डेनमार्क, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से युद्ध जीतकर 1871 ईस्वी में जर्मनी साम्राज्य की स्थापना की। अब आगे चलिए कहता है चौरा चौरी घटना क्या है। चौरी चौरा घटना क्या है, तो हम बतलाएंगे चौरी चौरा घटना 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी गई, जिसमें लगभग 22 पुलिस मारे गए। इसलिए इस घटना को चौरी चौरा कांड या घटना कहा गया। इसी घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। फिर से सुनिए, चौरी चौरा कांड क्या है, तो बतलाना है कि चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने, मतलब जो भारत के लोग थे वह आंदोलन करने वाले थे, जिसमें थाने में आग लगा दी, जिसमें लगभग 22 पुलिस मारे गए थे। इस घटना को क्या नाम दे दिया गया, चौरी चौरा कांड। ठीक है। इसी के बाद गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। अब अगला क्वेश्चन है अवध में किसान आंदोलन क्यों हुआ था, या सिर्फ किसान आंदोलन पूछा जाएगा, तो बतलाइएगा कि किसान आंदोलन जमींदार और अंग्रेज द्वारा किए जा रहे शोषण के विरोध में हुआ था। किसके द्वारा किया गया, किसान के द्वारा। किसान आंदोलन जमींदारों और अंग्रेज के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था उसके विरोध में हुआ। यह आंदोलन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में हुआ। कहाँ पर हुआ, उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में हुआ, जहाँ किसान से अधिक कर मतलब टैक्स और अवैध वसूली, मतलब टैक्स भी लिया जाता था, और अवैध मतलब बिना किसी कारण वसूली, मतलब धन संपत्ति यानी पैसा और मांगा जाता था। ठीक है, इसीलिए हुआ था। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है किसान सभा क्या था, तो हम बतलाएंगे किसान सभा किसानों की एक संस्था थी। किसान सभा क्या था, तो हम बतलाएंगे किसान सभा किसानों की एक संस्था थी, जिसकी स्थापना किसान की रक्षा और उनकी समस्या, जैसे कहते हैं लगान, कर, उसके बाद बेगार और जमींदारी शोषण के विरोध में यह सभा हुई थी। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, किसान सभा क्यों हुआ था, तो हम बतलाएंगे किसान सभा क्या बतलाएंगे कि किसान सभा किसानों की एक संस्था थी, जिसकी स्थापना किसान की रक्षा और उनकी समस्या जैसे लगान,
उसके बाद कर लगाना मतलब कथी हम ये बोलते कर कहते ये सब टैक्स आर जो होता है समझ में आ गया। व्यापार और जमींदारी शोषण के विरोध में यह सभा हुई थी। भारत में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि बतलाइए भारत में अखिल अखिल सभा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए भारतीय किसान सभा की स्थापना, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए भारत में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ, तो हम कब बतलाएंगे 1936 ईस्वी में हुई। ठीक है, अब आगे सुनिए लिखा हुआ है बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व, कहता है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो हम बतलाएंगे बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए बारदोली आंदोलन क्या लिखा हुआ है, बारदोली आंदोलन मतलब बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो बतलाएंगे बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, अब आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है तिनकठिया प्रथा क्या था, तो हम बतलाएंगे तिनकठिया प्रथा वह शोषणकारी व्यवस्था थी जिसमें बिहार के चंपारण जिला में किसानों को अपने जमीन का 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जबरन मतलब जबरदस्ती नील की खेती करना पड़ता था। तो 20 कट्ठा में जो 3 कट्ठा नील के जबरदस्ती खेती करना पड़ता था, जिसे ही क्या कहते हैं तिनकठिया प्रणाली कहते हैं। ठीक है, या इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर से सुनिए तिनकठिया प्रणाली या चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा जाएगा तो बतलाइएगा तिनकठिया प्रथा वह शोषणकारी व्यवस्था था, मतलब वह व्यवस्था था जिसमें बिहार के चंपारण जिले के किसानों को अपनी जमीन का 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती कर जबरदस्ती नील की खेती करना पड़ता था। यदि एक बार नील की खेती करते हैं तो उससे जमीन यानी बंजर हो जाता था, 2-2 3-3 वर्ष तक एकदम बंजर ही रहता था, उसमें कोई फसल नहीं होता था। और ये नील की खेती के बदले में उसके बदले में बहुत कम मूल्य दिया जाता था अंग्रेज के द्वारा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आदिवासी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, मतलब आदिवासी के द्वारा आंदोलन किया गया उसका मुख्य कारण क्या था, आदिवासी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो हम बतलाएंगे आदिवासी आंदोलन का मुख्य कारण अंग्रेज शासन और जमींदारों द्वारा जंगल जमीन पर अधिकार छीनकर भारी कर लगाना और आदिवासी का शोषण था। सुनिए आदिवासी आंदोलन क्यों हुआ था, उसका क्या मुख्य कारण है, तो हम ये बतलाएंगे कि आदिवासी आंदोलन का मुख्य कारण अंग्रेजी शासन था। ठीक है, और अंग्रेज जमींदारों द्वारा उसके बाद जंगल और जमीन पर अधिकार छीन कर भारी कर लगाना और आदिवासी का शोषण करना था। ठीक है, अब अगला सुनिए क्वेश्चन लिखा हुआ है बिरसा मुंडा कौन था, तो हम बतलाएंगे बिरसा मुंडा यह एक महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी था जिन्होंने ब्रिटिश शासक और जमींदारी प्रथा के खिलाफ उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बतलाइए उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो हम बतलाएंगे बिरसा मुंडा। तो लिखा हुआ बिरसा मुंडा कौन थे, तो बतलाएंगे बिरसा मुंडा एक महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासक और जमींदारी प्रथा के खिलाफ उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा हुआ है उलगुलान आंदोलन क्या है, तो हम क्या बतलाएंगे, कहेंगे उलगुलान आंदोलन बिरसा मुंडा द्वारा चलाया गया आदिवासी आंदोलन था जो ब्रिटिश शासक और जमींदारों के शोषण के खिलाफ में हुआ था। ठीक है, अब आगे सुनिए लिखा हुआ है 61 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है वन कानून से आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब वन कानून से आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा, हम बतलाएंगे वन कानून के कारण आदिवासियों जंगल में रहने खेती करने
ओकर बाद लकड़ी लेने और शिकार करने में पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया, जिससे उनका जीवन और आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वन कानून से आदिवासी पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हम बताएंगे वन कानून के कारण आदिवासी जंगल में रहने, उसके बाद खेती करने, लकड़ी लेने और शिकार करने में पारंपरिक अधिकार से वंचित हो गया, मतलब ये सब अधिकार उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा हुआ है औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं, तो बतलाएंगे औद्योगिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मशीनों और कारखानों के माध्यम से वस्तु का उत्पादन यानी निर्माण किया जाने लगा। इससे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के स्थान पर उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। हम ये आपको बतलाना चाहते हैं कि औद्योगिकीकरण मतलब क्या, जहाँ पर उद्योग धंधा स्थापित करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे औद्योगिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मशीनों और कारखानों के माध्यम से वस्तु का निर्माण किया जाता है। इससे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के स्थान पर इसके आधार पर बतलाएंगे उद्योग क्या बतलाएंगे, इसके आधारित अर्थव्यवस्था के स्थान पर उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था का विकास होता है। अब आगे सुनिए लिखा हुआ है औद्योगिकी क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो हम बतलाएंगे औद्योगिकी क्रांति की शुरुआत क्वेश्चन पूछा जाएगा औद्योगिकी क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो हम बतलाएंगे औद्योगिकी क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में हुई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा औद्योगिकी क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुई, तो क्या बतलाइएगा कि औद्योगिकी की क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो औद्योगिकी क्रांति का शुरुआत इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से हुआ। कब हुआ, तो 18वीं शताब्दी में। ठीक है, अब आगे सुनिए लिखा हुआ है कारखाना प्रणाली क्या है, तो हम क्या बतलाएंगे कारखाना प्रणाली वह व्यवस्था था जिसमें उत्पादन कार्य घरों की बजाय बड़े कारखानों में मशीनों की सहायता से किया जाने लगा। इसमें मजदूर एक ही स्थान पर इकट्ठा होकर मालिक के नियंत्रण में काम करते थे। ठीक है, कारखाना प्रणाली क्या है, तो क्या बतलाएंगे कारखाना प्रणाली वह व्यवस्था थी जिसमें उत्पादन कार्य घेरों नहीं होगा, यहाँ पर घरों होगा। ठीक है, तो कहेंगे घरों की बजाय बड़े कारखानों में मशीन की सहायता से किया जाने लगा। इसमें मजदूर एक ही स्थान पर इकट्ठा होकर मालिक के नियंत्रण में काम करते थे, जिसे क्या कहा जाने लगा, क्या कहा गया, तो बतलाएंगे कारखाना प्रणाली। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है महिलाएं कारखाना में काम क्यों करती थी, तो यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए, इधर लिखा हुआ है महिलाएं कारखानों में काम गरीबी और परिवार की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करती थी। मतलब महिलाएं कारखाना में काम क्यों करती थी, तो हम ये बतलाएंगे महिलाएं कारखाना में काम गरीबी और परिवार की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करती थी। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा हुआ है 66 नंबर में मजदूर की स्थिति कैसी थी, तो बतलाएंगे मजदूर की स्थिति बहुत दयनीय थी। मजदूर था उसका स्थिति क्या था, बहुत दयनीय था। कहता है उन्हें कम मजदूरी और लंबे समय तक, मतलब क्या बतलाएंगे मजदूर की स्थिति कैसी थी, तो हम क्या बतलाएंगे मजदूर की स्थिति बहुत दयनीय थी। उन्हें कम मजदूरी और लंबे समय और असुरक्षित वातावरण में काम करना पड़ता था। मतलब मजदूर की स्थिति कैसी थी, तो बतलाएंगे उन्हें कम मजदूरी दिया जाता था। ठीक है, और लंबे समय तक काम करना पड़ता था और असुरक्षित वातावरण में काम करना पड़ता था। ठीक है, अब आगे 67 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है औद्योगिकीकरण का भारतीय कुटीर उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब औद्योगिकीकरण उद्योग धंधा से भारतीय कुटीर उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हम ये बतलाएंगे कि औद्योगिकीकरण का भारतीय कुटीर उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, जिसमें ये उद्योग नष्ट होने, कहेंगे कि औद्योगिकीकरण का भारतीय कुटीर उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे ये उद्योग नष्ट होने लगे और कारीगर बेरोजगार हो गए।
समझ में आ गया। हम ये बोलते हैं कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि औद्योगिकीकरण का भारतीय कुटीर उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हम ये बतलाएंगे कि औद्योगिकीकरण का भारतीय कुटीर उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे ये उद्योग क्या हो गए, नष्ट हो गए। क्या हो गए, ये उद्योग नष्ट हो गए और कारीगर क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। ठीक है, अब आगे कहता है शहरीकरण क्या है, तो हम बतलाएंगे वह प्रक्रिया जिसमें रोजगार और सुविधा ग्रामीण, क्या बतलाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए शहरीकरण क्या है, तो हम बतलाएंगे वह प्रक्रिया जिसमें रोजगार और सुविधा ग्रामीण, क्या बतलाएंगे, वह प्रक्रिया जिसमें रोजगार और सुविधाएं ग्रामीण से शहर में बढ़ने लगती है। फिर से सुनिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है शहरीकरण क्या है, तो हम बतलाएंगे वह प्रक्रिया जिसमें रोजगार और सुविधाएं ग्रामीण से शहर में बढ़ने लगती है, इससे जिसे नगर का विस्तार और विकास होता है उसे शहरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, शहरीकरण। अब आगे सुनिए 69 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत में छपाई की शुरुआत कब हुई थी, तो हम बतलाएंगे भारत में छपाई की शुरुआत 1600 ईस्वी, मतलब 16वीं शताब्दी के मध्य लगभग 1556 ईस्वी में गोवा से हुई, जब पुर्तगाली मशीनों ने पहली बार छापाखाना स्थापित किया था। भारत में छपाई की शुरुआत कब हुआ, तब बताएंगे भारत में छपाई की शुरुआत 16वीं शताब्दी के मध्य यानी 1556 ईस्वी में गोवा 1556 ईस्वी में गोवा से हुई, जब पुर्तगाली मशीनों ने पहली छापाखाना स्थापित किया था। ठीक है, अब आगे कहता है धार्मिक सुधार आंदोलन में प्रिंट की क्या भूमिका थी, तो हम बतलाएंगे कि प्रिंट प्रेस के माध्यम से मार्टिन लूथर जैसे सुधारकों के विचार तेजी से आम लोगों तक पहुँचे। बाइबिल का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद और मुद्रण, मतलब बतलाएंगे बाइबिल का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद और मुद्रण हुआ, नहीं बतलाएंगे बाइबिल का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद, जिससे लोगों को स्वयं धर्म ग्रंथ पढ़ सके। ये दूसरा चीज लिखा हुआ है, ये मुद्रण हुआ नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बोलेंगे बाइबिल का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद, जिससे लोग स्वयं धर्म ग्रंथ पढ़ सके। ठीक है, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है 71 नंबर में औपनिवेशिक शहर, कहता है औपनिवेशिक शहर क्या था, तो बतलाएंगे औपनिवेशिक शहर वह शहर था जिसमें ब्रिटिश शासन के दौरान उसके प्रशासनिक, उसके बाद व्यापारियों और सैन्य हितों के लिए विकसित किया गया था, अथवा ब्रिटिश अधिकारियों को दिए जा रहे सुविधाओं को औपनिवेश कहते हैं। औपनिवेश किसको कहते हैं, तो जिसमें ब्रिटिश अधिकारी था, जिसमें बतलाते हैं व्यापारी रहेगा या तो प्रशासन रहेगा या तो सैनिक रहेगा, समझ में आएगा। उस सब के लिए उसके हित में जो भी विकास किया जाए या तो जो भी सुविधा दिया जाए वो सब क्या कहलाएगा, औपनिवेशिक शहर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, औपनिवेशिक शहर। लास्ट क्वेश्चन है दिल्ली राजधानी कब बना, तो बतलाएंगे दिल्ली 1911 ईस्वी में राजधानी बना। कोई दिक्कत है, तो चलिए इसी शब्द के साथ इतिहास पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। ऐसे तो हम बतलाते हैं कि इस सब में से ऐसे कम पूछा जाने का चांसेस सबसे ज़्यादा इतिहास के पार्ट नंबर 1 पर है। इसमें से भी पूछा जाएगा, ये ना जरूरी है कि ना पूछा जाएगा। ठीक है, ये सब भी पूछा जाता है, बहुत अच्छा से पूछा जाता है, लेकिन उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको भी हो सके तो एक बार जा कर के देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसमें फिर मिलते हैं अगले वीडियो।